अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। देखें, पहला क्वेश्चन है, डज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डज द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दो पार्ट है। फिर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और इंड्यूस करंट क्या रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ तो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो रेजिस्टेंस पे तो वो डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज़, जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें इंड्यूस करंट का कहा गया है। तो बाय ओहम लॉ जो इंड्यूस करंट है, वाई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो यहाँ पर देखें आर आर है, तो डेफिनेटली जो इन्वर्सली है आर के, जो आई है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब वो करंट पे डिपेंडेंट है, करंट जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द नॉर्मल to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is the EMF induced in the loop? Give the reason for your answer। कह रहे हैं एक स्क्वायर लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, और मूव किस तरह से करती है कि उसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है, और कॉइल जो है ना इस तरह ये लेफ्ट से राइट मूव कर रही है अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तो देखें फ्लक्स चेंज नहीं होगा उसका, जैसे जैसे वो मूव करती रहेगी। अगर वो मूव करती इस तरह से कि उसके अंदर से गुजरने वाली जो लाइंस हैं वो चेंज होती, तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होता। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो है ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि फाई चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि कॉइल जो है वो अलॉन्ग द फील्ड मूव कर रही है। अक्रॉस द फील्ड मूव करती तो डेफिनेटली जो है वो यानी परपेंडिकुलरली, तो डेफिनेटली इसका फ्लक्स चेंज होता है और फिर इंड्यूस ईएमएफ भी आता। नेक्स्ट है जी, ए लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू ए वर्टिकल बार मैग्नेट व्यू फ्रॉम अबव। डज करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। देखें, वो कह रहा है कि एक रिंग देखें, आप देख रहे हैं उसमें से बार मैग्नेट गिराया गया है, तो क्या ऊपर से देखते हुए आप बताएंगे करंट क्लॉकवाइज होगा रिंग के अंदर या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि मैग्नेट मूव करता हुआ आएगा, फ्लक्स चेंज होगा इस रिंग का, इंड्यूस करंट आएगा इसके अंदर। इंड्यूस करंट जो आएगा वो ज़ाहिर सी बात है ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो कि इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, चाहे वो मैग्नेट के आने से हो या फिर मैग्नेट के नीचे जाने से हो। तो व्यू फ्रॉम अबव है तो डेफिनेटली जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, तो जो रेड थंब होगा वो अपवर्ड आएगा, और नीचे जो होगा देखें वो क्या आ जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा रिंग के नीचे वाली साइड पे। जब वो बार मैग्नेट नीचे जा रहा होगा तो वो उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा रिंग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, ताकि वो मैग्नेट नीचे ना जाए, उसका फ्लक्स चेंज ना हो। तो ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो इंड्यूस करंट आता है वो ऐसी डायरेक्शन में ही जो है वो प्रोड्यूस होता है जिससे वो उस चेंज को अपोज करता है, जिससे वो जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब रिंग जो है वो उसका नॉर्थ पोल फेस कर रहा है टुवर्ड द रिंग, जब वो नीचे जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो है रिंग के अगर अंदर डायरेक्शन रिंग के अंदर जो नॉर्थ पोल है वो अपवर्ड होगा, तो डेफिनेटली जो कर्लिंग फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन देखेंगे जो कि क्लॉकवाइज होंगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इन द फिग व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड व्हेन ओपन। देखें, पहला देखें उसमें स्विच ओपन है, एक कॉइल के साथ बैटरी लगाएगी, साथ एक और कॉइल पड़ी हुई जिसके साथ रजिस्टर लगाया गया है। तो आप बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की उसकी रजिस्टर में से। लेकिन स्विच आप क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो वो मैग्नेट बनेगी, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साथ वाली कॉइल में भी आएंगी, और साथ वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आना है वो इंड्यूस करंट की वजह से आना है। तो वो करंट जो होगा ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि उस जिस चेंज से वो प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेंस उसी को अपोज करेगा। डेफिनेटली उसका भी सम जो फेसिंग जो उसका साइड होगी वहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा, जैसे यहाँ देखें नज़र भी आ रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल और उसका भी नॉर्थ पोल होगा। तो बाय राइट हैंड रूल नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में आप थंब कीजिए राइट हैंड की, और जो कर्लिंग फिंगर होंगी आपको करंट की डायरेक्शन देंगी, तो वो देखें एंटी क्लॉकवाइज बता रही हैं। और अगर आप ओपन करते हैं डेफिनेटली करंट कम होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इंड्यूस करंट की, तो ज़ाहिर सी बात है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा और वो साउथ पोल बन जाएगा इस सामने वाले फेस के ऊपर। नेक्स्ट है जी, डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है? नहीं, वो अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। बाय लेंस लॉ उसने हमेशा चेंज को अपोज करना है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस it. So if the magnetic flux is decreasing through a circuit, induced EMF acts to increase the flux through the circuit and vice versa। जब वो
मैग्नेटिक फ्लक्स आप बढ़ाना चाह रहे होते हैं वो कम करने की कोशिश करता है, जब कम करना चाह रहे होते हैं वो बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आगे नेक्स्ट चलिए, व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज, अ करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द कॉइल एंड द मेटल रिंग जंप्स अप, व्हाई, डिस्क्राइब व्हाट शुड हैपन टू द रिंग इफ द बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स। देखें कहता है डायग्राम के अंदर आपको देख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है, उसके अंदर एक उसके ऊपर एक कॉइल बाउंड की गई है, साथ बैटरी स्विच लगाया गया, उसके ऊपर वाले हिस्से पे देखेंगे मेटालिक रिंग डाल दिया गया है। अगर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये मेटालिक रिंग जंप कर देता है, उसकी रीज़न देखें, जब आप स्विच क्लोज करेंगे डेफिनेटली करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, रिंग का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट आएगा और वो भी मैग्नेट बनेगा। तो वो जो इंड्यूस करंट आता है वो ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि वो जिस चेन से प्रोड्यूस हुआ उसी को अपोज करेगा। तो डेफिनेटली जो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड्स की रिपल्शन की वजह से वो जंप करेगा। दूसरी चीज़ वो कहता है कि पोलैरिटी चेंज करें बैटरी की तो क्या होगा, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही फिनोमिना होगा। वो जस्ट होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस करंट की वजह से वो दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, और जो मेटालिक रिंग है उसका तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो फिर दोबारा इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट फिर उस चीज़ को अपोज करेगा और वो जंप करेगा। नेक्स्ट है जी, द शो a coil of a wire in the xy plane with a magnetic field directed along the y-axis around which the three coordinate axes should the coil be rotate in order to generate an EMF and current in the coil। आप देख रहे हैं कह रहा सामने एक कॉइल पड़ी हुई है एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और कॉइल को कैसे रोटेट करवाना है कि वो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने लगे, उसका फ्लक्स चेंज होना चाहिए। देखिए अलॉन्ग हम उसको रोटेट करवाएंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस जब वो मूव करेगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर से गुजरेंगी, तो जब वो रोटेट कर रही होगी तो वो चेंज भी होंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी। तो यहाँ पर इज माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, अगर वो वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो रोटेट करेगी तो फिर उसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ सकती। नेक्स्ट है जी, how would you position a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop। अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप को कैसे प्लेस करेंगे कि उसमें किसी किस्म का इंड्यूस ईएमएफ ना आए। लेकिन यहाँ फ्लक्स चेंज करने का मसला नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद चेंज हो रही है, तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा अगर आप वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लूप में से पास करेंगे। तो हमने जो है उसको इस तरह से प्लेस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड तब भी ना चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स तब भी ना चेंज हो। तो आप उसका प्लेन जो है लूप का उसको फ्लैट पैरेलल रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती रहे लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन अ सर्टन रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग इज टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। कह रहे हैं अर्थ के एक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है साइड पे डायग्राम जो क्रॉस लगाए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं इनटू द पेज, और प्लेन फ्लाई करता है ड्यू नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ, वी देखे नॉर्थ की तरफ आ गई, तो फिर वो कहता है बताएं किस विंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बाय डायरेक्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी चार्जेस के ऊपर, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बाय राइट हैंड रूल आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस टाइम स्क्रीन की तरफ कीजिए, जो क्रॉस है उनकी डायरेक्शन में यानी इनटू द पेज, जो आपको रिट थंब है वो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में कर दें, तो आपके हाथ के ऊपर जो पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा राइट हैंड के पाम के ऊपर, वो देखें वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा, तो वो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखें वी और बी परपेंडिकुलर है, पहली बात ये है कि वी देखें नॉर्थ की डायरेक्शन में है, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर है तो फोर्स एग्जिस्ट करती है। बाय राइट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड द नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट है, तो वेस्ट वाला जो विंग होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा ईस्ट वाला नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट है जी, शो दैट ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैज़ द सेम यूनिट। अब साबित करेंगे ये दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट रखती हैं। देखें पहले ई इज इक्वल टू मैंने ई इंड्यूस ईएमएफ उसका तो वोल्ट है, जॉल पर कूलम होता है। अब फ्लक्स का देखें और टाइम का, फ्लक्स का वेबर होता है, टाइम का सेकंड, तो वेबर को ओपन करें न्यूटन पर एम्पेयर मीटर होता है, फिर एम्पेयर नीचे ले आए एम्पेयर सेकंड कूलम हो जाएगा, ओपन न्यूटन मीटर जॉल, तो जॉल पर कूलम वो वोल्ट बन गया, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज ए जनरेटर, इफ सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। देखें वो कहता है इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिक ड्रिल जो होती है वो एक जनरेटर के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, अगर है ऐसा तो कौन से कॉन्सिक्वेंस होंगे, यानी क्या चेंजेस होंगी। यस वो एक्ट कर सकती है जनरेटर की तरह।
क्योंकि जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आप तो उसको बाय सम सोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल, तो वो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कॉइल रोटेट करेगी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। लेकिन कॉइल जब रोटेट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, उसका फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के अप्लाइड ईएमएफ के ऑपोजिट होगी। इस रीज़न की वजह से जो है वो जो इंड्यूस ईएमएफ उसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होती है बैक ईएमएफ की वो इंक्रीज़ करती है विद द स्पीड ऑफ द मोटर। तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये करंट को लिमिटाइज करती है बैक ईएमएफ जो है। तो इतना करंट ही ड्रॉ होता है मोटर के अंदर से, जो उसको एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर नॉर्मल स्पीड के साथ जो है ना वो रोटेट करवाने के लिए इनफ हो। नेक्स्ट है जी, कैन ए डीसी मोटर बी टर्न इनटू डीसी जनरेटर, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर चेंज हो सकता है, यानी डीसी मोटर डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो सकती है। क्या चेंजेस होंगी बताइए। यस, ये पॉसिबल है क्योंकि उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन थोड़ी चेंजेस करना होंगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है डीसी मोटर का, उसको परमानेंट मैग्नेट से जो है ना आपने रिप्लेस करना है, और बैटरी जो है वो आपने यूज़ की हुई है सप्लाई देने के लिए, वहाँ से आप उसे रिमूव करेंगे, लोड लगाएंगे, और उसकी जो शाफ्ट है उसको किसी भी मैकेनिकल सोर्स की मदद से जो है ना वो रोटेट करवाएंगे, तो आपको आउटपुट पे ही ईएमएफ आना शुरू हो जाएगी। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम चेंज एरिया भी चेंज करते रहें, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करते रहें लूप का, तो तब भी इंड्यूस ईएमएफ ना आए। यस, ये पॉसिबल है। देखिए फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए होता है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा अगर दोनों चेंज हो जाएंगे बी और ए एट अ टाइम। एक चीज़ चेंज होगी तो डेफिनेटली जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ सकती। कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर। कह रहा है क्या एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जा सकती है एक जनरेटर को ड्राइव करने के लिए, और उसी जनरेटर की आउटपुट से उसी मोटर को ही जो है ना वो आप चलाने के लिए इस्तेमाल कर लें। यानी एक मोटर चले, उससे एक जनरेटर की कॉइल रोटेट करें, और उसी जनरेटर की आउटपुट से आप मोटर को जो है ना इनपुट देना शुरू कर दें। कैसा पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा आउटपुट कम होती है इनपुट से, एनर्जी लॉसेज आते हैं। तो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, और फिर ये सेल्फ परफ्यूचल सिस्टम बन जाएगा, यानी सेल्फ प्रपल्शन सिस्टम बन जाएगा, खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम। जस्ट एक इनिशियल पुश की जो है वो ज़रूरत होगी, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट बात है। नेक्स्ट है जी, ए सस्पेंडेड magnet is oscillating freely in a horizontal plane. The oscillation are strongly damped when a metal plate is placed under the magnet. Explain why this occur. कह रहा है मैग्नेट है वो ऑसिलेट कर रहा है जैसे कि पेंडुलम होता है, तो उसकी मोशन डैम्प्ड हो जाती है जब उसके नीचे एक प्लेट प्लेस कर देते हैं, मेटालिक प्लेट। तो देखें वो ऑसिलेट कर रहा है, उसके नीचे प्लेट रख दी है, जो ऑसिलेट करता हुआ उस प्लेट के पास से गुजरेगा तो डेफिनेटली उस प्लेट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और बाय फैराडे लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और फिर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट या एडी करंट आएगा उस मेटालिक प्लेट के अंदर, वो ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज करेगा, क्योंकि उसकी ऑसिलेशन से ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसकी मोशन को डैम्प करेगा। नेक्स्ट है जी, 4 अनमार्क वायर emerge फ्रॉम ए ट्रांसफार्मर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू डिटरमाइन द टर्न्स रेशो। 4 वायर बाहर आ रही हैं ट्रांसफार्मर में से, आप क्या क्या स्टेप लेंगे कि आपको टर्न्स रेशो पता चले प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान। देखें इसमें सबसे पहले तो आप कॉइल्स जो है ना उनको सेपरेट करेंगे, ओम मीटर के ज़रिए कंटिन्यूटी पेयर चेक करेंगे, यानी कि प्राइमरी कॉइल की 2 कॉइल कौन सी हैं और सेकेंडरी कॉइल की 2 वायर कौन सी हैं। तो उसके बाद वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, जिससे आप प्राइमरी वोल्टेज मेजर करेंगे और सेकेंडरी वोल्टेज मेजर करेंगे, उनकी रेशो लेने आपको टर्न्स रेशो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। दूसरा पार्ट है, इन ट्रांसफार्मर देर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज एन पावर ट्रांसफर। पहला पार्ट में कहता है कि क्या स्टेप अप पावर इंक्रीज करता है। देखें पावर इंक्रीज नहीं करता, वोल्टेज लेवल इंक्रीज करता है और करंट कम करता है, पावर सेम रहती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में तो इनपुट आउटपुट इक्वल लिखी जाती है, लेकिन इन एक्चुअली जो है वो आउटपुट हमेशा कम होती है। लेकिन यहाँ वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पावर इंक्रीज़ हुई है, और जस्ट वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ तो करंट डिक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से पावर सेम रहती है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें कहते हैं चार्ज तो ट्रांसफ़र नहीं होता प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल के अंदर, फिर पावर कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। देखें इसमें वो इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिकली वो आपस में लिंक्ड है, तो मैग्नेटिकली जो है ना वो पावर ट्रांसफ़र होती है उसके अंदर, और इसमें वोल्टेज जो करंट चेंज होता है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। when the last question है, when the primary of the transformer is connected to the AC main, current in it is very small if the secondary circuit is open, but
इंक्रीज व्हेन द सेकेंडरी सर्किट क्लोज, एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स। दो पार्ट है इसमें भी कि प्राइमरी जो है वो ट्रांसफार्मर की उसको एसी मेन के साथ कनेक्ट किया गया है, उसमें से बहुत कम करंट गुजरता है जब सर्किट ओपन हो, यानी सेकेंडरी कॉइल का सर्किट ओपन हो, और उसमें से करंट बहुत ज़्यादा गुजरता है प्राइमरी में से जब सेकेंडरी का सर्किट क्लोज कर दिया जाता है। देखें, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होती है। अगर आप करंट ड्रॉ नहीं करवा रहे सेकेंडरी में से, आपको आउटपुट नहीं, मतलब आपकी आउटपुट ज़ीरो है, इसका मतलब इनपुट पे भी आपको कोई ज़्यादा करंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, या प्राइमरी कॉइल को भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आई वी पी और आई पी भी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो होगा अगर वी एस और आई एस वो ज़ीरो है ड्यू टू आई एस ज़ीरो होने की वजह से। तो अब इसका मतलब है कि दूसरे जो पार्ट है उसमें कहता है कि अगर आप क्लोज़ करते हैं सर्किट, मतलब आप लोड अप्लाई कर देते हैं, डेफिनेटली सेकेंडरी कॉइल जो है वो करंट ड्रॉ करने लगेगी, आउटपुट उसे मतलब लेने लगेगी, डेफिनेटली फिर प्राइमरी कॉइल भी जो है वो करंट ड्रॉ करेगी इनपुट जो है वो आउटपुट देने के लिए सेकेंडरी कॉइल को। इसलिए फिर वीपी तो कांस्टेंट रहा होगा, लेकिन आईपी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, जितना सेकेंडरी कॉइल करंट ड्रॉ करेगी प्राइमरी फिर उसको उतना पावर डिलीवर कर सकेगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और इसका न्यूमेरिकल भी 18 है और हाफ ऑफ करके करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।